बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 न्यू सिलेबस 2025 एंड ऑनवर्ड। इंशाल्लाह अब इस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व तो मैंने किया हुआ है, इसको डिस्कस करेंगे और इसके लॉजिक इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा। अच्छा, इसमें वर्ड प्रॉब्लम दिए हुए हैं और हम जो है ना इंटीजर के मतलब पढ़ रहे हैं, और इंटीजर जो है या अपना जो नंबर्स हैं इनका इस्तेमाल अ, आम जिंदगी में भी इसको लेके आए। वर्ड प्रॉब्लम भी इसके अंदर शामिल किया गया। तो पहला सवाल है, कहते हैं था द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 42, फाइंड थ्री इंटीजर। ये कंसेक्यूटिव इंटीजर अगर फर्ज कर लें, मैं दो पकड़ता हूँ, उसके बाद तीन आएगा, चार, एक एक जमा करते जाएंगे। अगर हम वो माइनस में भी चलते हैं तो इधर -1 आता है, -2 आता है, -3 आता है। और कंसेक्यूटिव का मतलब होता है मुतवातर, एक के बाद दूसरा तीसरा। तीन नंबर को डिस्कस इसने किए कि अब तीन नंबर मालूम करें जिन्हें जमा करें तो 42 उसका सम आता है। हम फर्ज कर लेते हैं पहला जो इंटीजर है वो x है, इसका नेक्स्ट लाएंगे ना तो +1 करना पड़ेगा, और उसका नेक्स्ट लाएंगे तो उसमें +1 और करना पड़ेगा, यानी कि x+2। इसे बेशक ज़ीरो यहाँ पे लिख लें कि 0 1 2, ये तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर x के अंदर जमा हो रहे हैं। अच्छा, अब जो है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, इसे उर्दू में हम बोलते हैं बशर्ते सवाल। कि सवाल की शर्त के मुताबिक ये तीन जो नंबर हैं x, x+1, x+2, इन तीनों को जमा कर देते हैं। तो कंडीशन दी हुई है कि ये 42 है। अब यहाँ से हम x की कीमत निकाल लेंगे। ये x तो तीन मरतबा है, 3x हो गया, 1 और 2 को ऐड किया 3, ये 3 उधर माइनस ले जाएँ और 39 रह गया। अब 3 से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, तो x की कीमत आपके पास 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, ये 13 आ गया। तो एक नंबर तो आपका x था, वो तो 13 आ गया। अगला क्या होगा 14, उससे अगला लगा 15, 1 ऐड करने से ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। इन तीनों को जमा करेंगे तो 42 ही आएगा। देखो चेक किया जा सकता है। इसके बाद जी सेकंड क्वेश्चन है, द डायग्राम शोज द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ये नेक्स्ट पेज पे बनाई हुई है मैंने, किताब पे भी है। इन विच द लेंथ ऑफ AC is √3 plus √5. The area of triangle ABC is 1 plus √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया जो है इसका यूनिट जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, मीटर है तो मीटर स्क्वायर होगा, हमेशा स्क्वायर में आएगा। और अगर क्यूब हो तो उसमें क्यूब आता है, वॉल्यूम हो तो उसमें क्यूब आता है। फाइंड द लेंथ AB इन द फॉर्म ऑफ A√3 और B√5 सेंटीमीटर वेयर A एंड B आर इंटीजर। अब डायग्राम पे जाते हैं। ये डायग्राम में उसने आपको डिमांड किया कि ए बी की कीमत मालूम करें, जबकि एरिया के लिए ए लिखा मैंने 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और आपको इसने ए सी की कीमत दी हुई है। ए सी जो है उसे आपको उसने दिया है √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला ये देखें, एक फार्मूला में छोटी क्लास होते बड़ा क्लियर है, मैं फार्मूला इसको बनाना भी आपको सिखाता हूँ। ये रेक्टेंगल है, इसमें हम कहते हैं लेंथ है, ये विड्थ है, तो हम कहते हैं इसका एरिया होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई, लेंथ इनटू विड्थ। अच्छा, फ़र्ज़ करें कि मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ, ये बन गया ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का एरिया, चले इसका नाम ABC रख देता हूँ। जो ट्राइंगल ABC है इसका एरिया जो हमारे पास लेंथ और विड्थ था उसका हाफ रह जाएगा। और रेक्टेंगल का हमें पता है हर एंगल 90 का ही होता है, ये सारे एंगल 90 के। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें इसको अगर आप बेस लेते हैं तो ये अल्टीट्यूड है या परपेंडिकुलर है, दोनों सूत्र नाम लिखे जाते हैं। तो इसका जो एरिया होगा ना ट्राइंगल का, 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड। ये फार्मूला बन गया जी। ये देखिए कहाँ से चले थे, हमने कहाँ से फार्मूला इसका बना लिया। ये भूल जाए तो यहाँ से पूरी बंदा चंद सेकंड में इस फार्मूले को बना सकता है।
अब देखिएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल है 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड। तो एरिया जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया जो है इसमें बेशक चलें ए बी सी लिखने, ये जनरल फार्मूला है, ए बी सी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास है 1 + 1/15 ये लिख दिया, 1/2 बेस की जगह ये लिख दिया, और ए बी जो है उसकी कीमत हमने मालूम करनी है। तो ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये √3 और √5 प्लस का ये नीचे डिवाइड हो जाएगा, सिर्फ ए बी के ला रह गया। अब ए बी ये मैंने इस साइड पे लिखा है, और इसको रैशनलाइज करूँगा डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर में अंडर ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, ये मल्टीप्लाई किया √3 और इसका कॉन्जुगेट जो है इसी रकम को इधर लिखें, दरमियान वाली लामत बदल दे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे कॉन्जुगेट के साथ। अब इसके बाद देखिएगा ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो गया, माइनस √5 से मल्टीप्लाई हो गया, ये एज इट इज़ आ गए। 15 इससे 45 हो जाएगा, 15 5 द 75। ये मैंने जो ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन है वो इन दोनों की मैंने कर दी। अब नीचे है a+b और a-b का फार्मूला, फिर याद करा दूँ। a-b और a+b जब मल्टीप्लाई होते हैं हमारे पास आता है a² - b²। तो ये फार्मूला यहाँ पे लगाया a² - b², यहाँ से स्क्वायर रूट कट जाएगा 3 - 5 जो कि बाद में -2 बन जाएगा। और ये जो था 45 है, इसके प्राइम फैक्टर बनाए, 3 3 = 9 और 5 = 45, ये पेयर बन गया, 3 बाहर आ गया। और 75 है, इसके प्राइम फैक्टर 5 × 5 × 3, 5 का पेयर बन गया, 5 बाहर आ गया, √3 अंदर रह गया। अब ये √5 जो है, चलें पहले 3 को डिस्कस किया हुआ है मैंने, 5 में से ये 1 √3, ये 5 √3 में से किया तो -2 बचेगा, सॉरी -4 बचेगा, 5 में से 1 निकालेंगे 4, और इधर आपके पास है 3 में से 1 माइनस होगा तो प्लस का 2, 1/5 इसके साथ, ये 2 से कैंसिल हो गया। और एक चीज़ सीखिएगा, ये मैं x/y लिखता हूँ 3 मरतबा, ये माइनस की लामत ऊपर हो, सेंटर में हो, सेंटर में जगह नहीं, चलो नीचे लगा दो, नीचे हो या सेंटर में हो, तीनों का एक ही मतलब है। तो ये माइनस की इलामत में ऊपर लिख सकता हूँ, -1 मैंने ऊपर लिख दिया। माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। आपको इस शक्ल में कहा था लिखना है, तो देखिए √3 है, इसके साथ a की जगह 4 है और b की जगह -2, ये हमारा आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है जी, एक रेक्टेंगल हैज़ साइड ऑफ लेंथ 2 + √18 मीटर एंड 5 - 4/√2 मीटर। अच्छा, इसमें ये लेंथ्स हैं और गलबन इधर लेंथ्स होगा, तो इसकी लंबाइयाँ ये है, यानी कि एक लंबाई है और एक चौड़ाई है, दोनों लंबाइयाँ ही है। ज़्यादा जो इसकी मिकदार ज़्यादा होती है उसे लंबाई बोल देते हैं, दूसरी को चौड़ाई या विड्थ बोल देते हैं। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन द फॉर्म, आपने इसका एरिया निकालना है, उसकी इस शक्ल में आंसर को लिखना है, वेयर a and b आर इंटीजर्स। अब मैंने ये अपना रेक्टेंगल बना दी, इसमें ये दोनों चीज़ें प्लस की हैं, ठीक है, और 2 में ये 3 बाहर आ जाएगा रूट से, ये जो रकम है 5 से बड़ी बनेगी, ज़्यादातर आ रहा है। इसे मैंने लंबाई ले लिया, चौड़ाई मैंने ले ली कम वाली लंबाई को, ये 5 में से माइनस हो रहा है 4/2। तो एरिया का फार्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था, याद कराया था, लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई कर देगी पूरा रेक्टेंगल का एरिया आ जाता है। तो एरिया लेंथ और विड्थ मैंने लिख दिया। अभी तो देखेंगे 2 को मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन से पहले मैंने और स्टेप किया वो मैं देख लूँ। अच्छा जी, ये 18 है, इसके प्राइम फैक्टर बनाए हुए हैं 3 × 3 और × 2, और इसकी डिनोमिनेटर के साथ हिसाब से रेशलाइजेशन की हुई है। ये देखिए √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, अब ये फैक्टर बन गया, 3 बाहर आ गया, और ये √2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो √ ख़त्म हो जाएगा, 2 ऊपर 4/2 रह गया, तो ये 2 1 द 2 2 द 4, 5 - 2/2 और इधर 2 + √3 आ गया।
अब इसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है, 2 से 10, 2 इससे माइनस का 4 आ जाएगा, √2 से आता है, 3 इससे 15 और √2, 3 इससे माइनस का 6 और 2 जो है वो √ ख़त्म हो जाएगा। ये जी आपके पास माइनस का 12, माइनस के 12 में से 10 निकालेंगे, माइनस का 2, और ये 15 है, 15 में से 4 निकालेंगे तो 11 बचेगा, 11 √2। तो इस तरतीब से आपने लिख दिया, और आपको कहा इस डिज़ाइन या तरतीब के साथ लिखे a+b√2। तो जो हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म थी उस फॉर्म में हमने इसका एरिया निकाल दिया। और यूनिट मीटर स्केल लिखना लाजमी, अगर ये लिखना भूल गए तो कम से कम हाफ मार्क्स आपका कट जाएगा। अब ये हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 68 एंड डिफरेंस 22। इस तरह के आप सवाल मिलते जुलते जो वर्ड प्रॉब्लम आप 8 क्लास में करके आए, जिसमें आप इक्वेशन को हल करना सीखते हैं, लीनियर इक्वेशन को। तो लेट रिक्वायर्ड नंबर आर एक्स एंड वाई, हमने फर्ज किया ये दो नंबर एक्स और वाई हैं, और इन दोनों को जमा करें तो 68 आता है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। एक्स प्लस वाई जो है वो 68 हो गया, और इनका फ़र्क कहता है 22, डिफरेंस एक्स माइनस वाई 22। अब ये दोनों इक्वेशन जो है ना आपको याद आ गया, अगर 8 में इस तरह की इक्वेशन आपने की है, इनको मैंने रीराइट किया। अब y प्लस का माइनस का, तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ, एडिंग, ये कैंसिल हो जाएंगे। ऐड का मतलब है आपने इसकी अलामत नहीं चेंज करनी, और यहाँ पे x और x 2x हो गया, और इन्होंने ऐड किया तो 90, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दे तो आपके पास आ गया 45। तो s की कीमत 45 आ गई। अब इस s की कीमत को इक्वेशन 1 में पुट करें या 2 में, आपके पास y की कीमत भी आ जाएगी। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 में कर दी हमने, तो यहाँ पे आपके पास ये x लिखा हुआ है ना, इसकी जगह आपने 45 प्लस y और 68, ये 45 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। 68 में से 45 आप निकालेंगे तो 23 बन जाएगा। आपके पास ये दोनों नंबर आ गए। इन्हें बेशक चेक कर लें, जमा करेंगे तो इसमें आपको 68 आएगा, इन्हें माइनस करेंगे तो 22 आएगा। ये इसका चेक हो सकता है आपकी इस तसल्ली के लिए कि क्या आपने सवाल जो है वो सही किया कि नहीं। ये देखिए मैं जमा कर रहा हूँ, ये आ गया जी आपके पास 8 और 6 68, 68 ही बोला हुआ था। अगर मैं इसे माइनस करता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे 2 बच गया, और इधर भी मेरे पास 2 बच गया। तो वेरीफाई हो गया कि हमें आंसर पीछे देखने की जरूरत नहीं है कि हमारा आंसर सही है। नहीं जी, अब है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ये टेम्परेचर के साथ है। द वेदर इन लाहौर वाज यूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। The TV news reported temperature as 48 degrees centigrade. By using the formula, this one find the temperature of Fahrenheit scale. आपको सिंपल इसने कहा है कि 48 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसे फ़ारेनहाइट में आपने बताना है। तो फ़ारेनहाइट का फार्मूला भी उसने खुद से दे दिया। हालांकि याद करना होता है, फिज़िक्स में आप जब हीट के चैप्टर में आएंगे तो ये आप पढ़ेंगे इस तरह के फार्मूले। इसमें केल्विन का भी स्केल होता है, 3 स्केल होते हैं, एक फ़ारेनहाइट होता है, एक सेल्सियस स्केल होता है, एक केल्विन। तीनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में अपना ज़ाहिर किए जा सकते हैं, बल्कि इक्वेशन है। तो हमें इस वक्त फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड के मतलब कहा गया, हम इसी फार्मूले को डिस्कस करेंगे। डाटा में जो आपको टेम्परेचर दिया हुआ है उसने 48 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। फार्मूला आपको जो उसने दिया हुआ है, ये वाला फार्मूला, उसको रीराइट कर लिया। सिर्फ आपने सी को मिटा के ना इसमें 48 लिखना है। अब 48 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं 9.6 आता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 86.4, 32 साथ साथ आ रहा है। अब इन्हें ऐड कर देंगे 118.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपने डिग्री सेंटीग्रेड जो 48 था उसे फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर में चेंज कर दिया। आम तक हमें कभी बाहर चढ़ा हो तो हम कहते हैं 100 बुखार है, उससे फ़ारेनहाइट लिया जाता है, मेडिकल में ये इस्तेमाल होता है। वेदर में आमतौर पे हमारे यहाँ तो डिग्री सेंटीग्रेड, और लेकिन है कि जो इंग्लिश कंट्रीज़ है वहाँ पे भी फ़ारेनहाइट से ही
अपना उसको टेम्परेचर मौसम का बताया जाता है। एनीवे, इसके बाद ये छोटे सवाल पे चलते हैं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर। बाप और बेटे की उम्रों को जमा किया जाए तो 72 साल बनता है। 6 ईयर एगो, 6 साल पहले, द फादर एज वॉज 2 टाइम द एज ऑफ द सन। बाप की उम्र अपने बेटे से दुगनी थी 6 साल पहले। वट वॉज द सन एज 6 ईयर एगो। अच्छा, वो आपसे कहे जी मौजूदा एज बताएं। वो मौजूदा एज की बजाय वो आपको कहते हैं 6 साल पहले की उम्र बताएं। चलो पहले मौजूदा निकालते हैं, उसमें से 6 माइनस कर देंगे। इसका सोल्यूशन देखें। सपोज प्रेजेंट एज ऑफ द फादर वो एक्स ईयर, मौजूदा उम्र उसकी एक्स साल है, एंड सन मौजूदा उम्र उसकी वाई साल है, वाई ईयर्स। अच्छा, गिवन कंडीशन है दोनों की मौजूदा उम्रों को जमा किया जाए एक्स प्लस वाई तो 72 आता है। अब 6 साल पहले ये जो है बाप की उम्र क्या होगी, एक्स में से 6 माइनस कर दें, और बेटे की उम्र क्या होगी, सन एज होगी कि वाई में से 6 ऐड कर दें, और 6 साल पहले की कंडीशन बताइए, मौजूदा कंडीशन नहीं है, 6 साल पहले की बताया। बाप की उम्र जो है वो बेटे की उम्र की 2 टाइम है, दुगना है। बाप की उम्र ये बेटे की उम्र के 2 टाइम है, तब ये इक्वल हो जाता है। अब ये इक्वेशन खोल दें, 2y और 12 आ गया। अब इसे y को उस तरफ लेके जाता हूँ, माइनस का 2y, ये 6 इधर लेके जाता हूँ, प्लस का 6, -6 बच गया। इसे करूँगा तो -6 मैंने ये लिख दिया, x-2y ये लिख दिया। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है ऊपर, और ये मेरे पास इक्वेशन 2 है। इन दोनों को ऊपर नीचे लिख दिया। अब फिर वही 8 में जैसे लीनियर इक्वेशन आपने सॉल्व करना सीखा, इसे माइनस कर देते हैं क्योंकि ये इनके कोफिशिएंट तो डिफरेंट है, ये सेम कोफिशिएंट है 1 और 1। तो मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, ये प्लस है, कोई इलामत नहीं होती तो प्लस की इलामत होती है, इसे माइनस कर दिया, ये माइनस है प्लस, और ये माइनस है तो प्लस। जब सब्ट्रैक्टिंग का अमल होता है तो नीचे वाली जो रकम होती है उसकी इलामतें चेंज कर देते हैं। ये प्लस का एक्स है, ये माइनस का एक्स हो गया, ये कैंसिल हो गया। ये प्लस का 2 और 1, प्लस का 2y 1y, ये 3y हो गया। ये आ गया जी आपके पास 78। दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से इधर 3 से इधर, ये तो कैंसिल हो गया। ये आएगा 26 ईयर। ये वाई जो हमने जो एज ली हुई थी वो बेटे की उम्र थी, इसका मतलब मौजूदा बेटे की उम्र आ गई। हमसे ये भी नहीं मांगा कि हमसे कहे 6 साल पहले, तो 6 साल इसमें से माइनस कर दें, 26 में से -6 6 कर दें, तो 20 साल उम्र होगी आज से 6 साल पहले बेटे की। आज जी क्वेश्चन नंबर 7। ये मायरा सेल ए टॉय फॉर ₹1520। व्हाट विल द सेलिंग प्राइस बी टू गेट 15% प्रॉफिट। उसका कितने में उसको अपना सेल करेंगे कि आपको प्रॉफिट 15% होगी। मैं सिंपली आपको बताऊँ, 100 का 15% निकालना तो 15 रुपये बनेगा, 200 का तो पहले का 100 15, दूसरे 100 का 15, 30 हो जाएगा। इसी तरीके से ये ज़बानी अगर सैकड़ा है यानी 100 है तो उसको ज़बानी किया जा सकता है। इसमें 20 रुपये आ जाते हैं, तो इसलिए हम ये ज़बानी बताने का रिस्क नहीं ले सकते। अच्छा, इसकी कॉस्ट प्राइस या बाइंग प्राइस कितने में ख़रीदा था या उसकी कॉस्ट कितनी आई थी, वो थे 1520 रुपये। प्रॉफिट किस परसेंटेज है, 15%। ये परसेंट की अलामत है जी। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ये आपने 1520 का आपने 15% लेना है। ये देखें, ये 15 इसको पढ़ते हैं पर, इसको बोलते हैं सेंट, 100 15%, यानी 15/100, इसको 15/100, इस लामत को मिटाएंगे तो आपके पास एक तो बटे की लामत आएगी और नीचे 100 आएगा। अच्छा, ये सिफर सिफर से कैंसिल हो गया। अच्छा, उसके बाद आप इसको, ये 10 है नीचे, इन 15 को 152 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2280 आ गया, 00 से कट गया 22, यानी 228 रुपीज़ आपको प्रॉफिट आ गया। अब उसने आपसे ये भी नहीं पूछा था कि प्रॉफिट कितना है, उसने पूछा था आप बेचेंगे कितने का। तो सेल प्राइस होगा, अगर कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट जमा कर दिया जाए तो कॉस्ट प्राइस हमारी ये है, प्रॉफिट हमारा ये है, दोनों को जमा करेंगे 1748 रुपीज़ हमारा आंसर होगा।
इसके बाद ये आपका 8वां सवाल है। द एनुअल इनकम ऑफ द तैयब ऑफ सॉरी द नहीं आएगा ऑफ तैयब इज 9,60,000 while the exempted amount of rupees 1,30,000 तैयब है, उसकी इनकम 9,60,000 है। और एग्जेम्प्टेड अमाउंट वो होती है जो कि इससे कम आमदनी हो, यानी कि ये आप इसकी छूट है, आपको इसके ऊपर जो अमाउंट बनेगी ना इसकी कमाई से, उस पर टैक्स लगेगा, इस पर नहीं लगेगा। हाउ मच वुड बी ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। ये 1% से भी छोटा है, वो थोड़ा सा जो है ना इसकी परसेंटेज निकलेगी। तो आपको इसका जो टैक्स पे करना पड़ेगा 0.75% से कितना होगा। अब इसका हल देखते हैं। एनुअल इनकम है 9,60,000, एग्जम्प्टेड है जो छूट वाली रकम है वो है जी 1,30,000। और रेट जो है, रेट ऑफ टैक्स है 0.75%। अच्छा, टैक्सेबल अमाउंट, टैक्स जिस अमाउंट पर टैक्स लगना है उसमें से जो कमाई है उसमें से 1,30,000 माइनस कर दें। 9,60,000 में 1,30,000 माइनस किया तो 8,30,000 बचा। अब इसका 0.75% लेना है। ये देखें, टैक्स अमाउंट जो आपने गवर्नमेंट को टैक्स देना वो ये 8,30,000 है, इसका 0.75%। आपको बताया था इस सलामत को मिटाते हैं ना तो ये % आता है, बटे की लामत आती है, बटे में 100। ये दो जीरो इन जीरो जीरो से कट के, अब ये 2 जीरो हैं, ये 0.75 है, ये दोनों जीरो 100 बन गया, ये से मल्टीप्लाई होगा तो ये 75 रह जाएगा। बाकी आपके पास 83 है, 83 और 75 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ गया 6,225, 6,225 रुपये। ये टैक्स है जो कि आपने हुकूमत को पे करना है। अब 9th क्वेश्चन जी, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑफ रुपीज़ 3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। अच्छा, कंपाउंड जो मार्कअप या इंटरेस्ट होता है, सूद, ये होता है जी कि अगर आपने किसी को साल में फ़र्ज कर लें 100 रुपये लिया था तो 10 रुपये उसे सूद दिया, तो ये होगा जी 110 रुपये वापस करने उसको। अगले साल चल जाएंगे, अब वो 100 रुपये के हिसाब से नहीं होगा, अब 110 रुपये का 10% वो निकाल लेगा। तो इस तरीके से 100 ऑन होता जाता। तभी हमारे दीन में इस सूद से मना किया गया कि जिससे जो शख्स सूद वसूल करता है उसके साथ भी अल्लाह की नाराज़गी है, जो देता है उसके साथ भी, तो ये मना है। और यहाँ पे उसने जो है ना सिर्फ 1 साल का जिक्र किया, 1 ईयर, तो यहाँ पे कंपाउंड करने की ज़रूरत ही नहीं थी। जितनी अमाउंट है इसका बता दे, कंपाउंड का फार्मूला ही और होता है। एनी हो, ये तो डायरेक्ट इसकी परसेंटेज हम निकाल देंगे। तो देखिए, प्रिंसिपल अमाउंट जो थी वो 3,75,000 थी, इसका 40% सिर्फ आपने निकालना है। तो ये आ गया जी आपके पास, ये परसेंटेज को ये 14 लिखेंगे और 14%, ये 2 सिफर इससे फ़र्क, इन्हें आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ये 52,500 रुपये जो है ना इसका मार्कअप बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक्सरसाइज के 9 सवाल थे, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। इसमें आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और जो वो तरीकाकार है बेटा, वो उसमें ये है मेरा कि सवाल मैंने पहले हल कर दिए ताकि कम टाइम में ये अपना आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके। और यहाँ पे जो फार्मूला या लॉजिक इस्तेमाल होता है वो साथ साथ मैं आपको ये दूसरे पेपर को इस्तेमाल करके बता देता हूँ। इस तरीके से हमारा काफ़ी टाइम मेरे ख्याल में अपना उसकी बचत हो जाती है। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मिलेंगे। अल्लाह सबको सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़।